पहला सवाल आया है जयप्रकाश साहब का। इनकी उम्र है 35 साल और इनके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है जिसमें इनकी 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, 1,000 रुपये की एसआईपी यहाँ भी चल रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, 2,000 रुपये की एसआईपी यहाँ पर भी चल रही है। और बंधन का स्मॉल कैप है, इनकी यहाँ पर भी 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। करीब करीब 5,000 रुपये की एसआईपी है। इनकी उम्र 35 साल है और ये 20 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 करोड़ का कॉर्पस लेकर चल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो क्या ये एसआईपी इनके लिए सब्सटेंशियल रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, या और इनको बढ़ाने की ज़रूरत है? एक चीज़। दूसरा, क्या ये सारे फंड इनके लिए सही हैं? कोई फंड का बदलाव करने की ज़रूरत? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सुमित कि सबसे पहले ये जो पोर्टफोलियोज हैं ये काफी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इस पोर्टफोलियो के अंदर सारे के सारे जो फंड्स हैं वो अपने डेफिनेट कॉम्पोजिशन के अंदर है। चाहे वो स्मॉल कैप्स हो, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, या कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के हिसाब से उन्होंने फंड लिया है। तो जयप्रकाश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि आपके ये जो 5,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी जो जा रही है, इट इज वेरी बैलेंस्ड, इट इज नॉट कंजर्वेटिव, इट इज नॉट एग्रेसिव। आप इस पोर्टफोलियो को एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो मान सकते हैं और इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो पहला सवाल था कि क्या आपके ये जो 5,000 रुपए की जो एसआईपी जा रही है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, क्या वो आपके एक गोल को जो 1 करोड़ रुपए है उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं? तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको थोड़ी सी स्टेप अप एसआईपीज करनी पड़ेगी अपनी, बिकॉज अगर 15% के हिसाब से 20 साल के लिए अगर आपकी एसआईपीज जा रही है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ऑलमोस्ट 75 लाख के आसपास एक पोर्टफोलियो, एक कॉर्पस डेवलप हो जाएगा। तो उसमें ऑलमोस्ट 24-25 लाख का अभी भी एक कॉरिडोर है, एक अमाउंट है जो कम है। तो इन दैट केस आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट कि आप 2-3 हजार रुपए से आप अपनी एसआईपी को रेगुलरली टॉप अप करें, सो दैट आप अपने जो निर्धारित कॉर्पस है 1 करोड़ का, उसको आप अवेल अचीव कर पाएंगे। तो आपके लिए राय यही कि पहले तो आप स्टेप अप करिए थोड़ी सी एसआईपी को। 5,000 रुपये से पूरा सफिशिएंट आपका कॉर्पस नहीं इकट्ठा हो पाएगा, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 10% से भी हर साल बढ़ाते हैं तो भी आप काफ़ी हद तक इसे अचीव भी कर लेंगे, एक्सीड भी कर लेंगे। एक पार्ट। दूसरा पार्ट, आपका फंड एलोकेशन सही है, तो वहाँ पर सिद्धार्थ जी ने कोई भी ज़्यादा बदलाव की राय नहीं दी है। थोड़े बहुत चेंजेस जो बोले हैं वो आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। अब एक और सवाल आया है वरुण जी का। इनकी उम्र 29 साल है, 20 से लेके 25 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है इनके पास, 2,000 रुपये की एसआईपी है। इडलवाइज का मिड कैप है, 5,000 रुपये की एसआईपी है। इन्वेस्टो का मल्टी कैप है, 7,000 रुपये की एसआईपी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, 8,000 रुपये की एसआईपी है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप है, 8,000 रुपये की एसआईपी है। एक्सिस का स्मॉल कैप है, 5,000 रुपये की एसआईपी है। सो मोटा मोटा इनके पास 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और मतलब सारी कैटेगरी इन्होंने ढूंढ ली, जितनी कैटेगरी बाजार में थी सारी कैटेगरी के फंड इन्होंने ले रखे हैं। 35,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। पहला सवाल तो मुझे आपसे है सिद्धार्थ सर कि जब आप 29 साल के थे तब क्या इस तरह की एसआईपी कर पा रहे थे, या ऐसा कुछ आइडिया था कि इतने फंड ले सकते हैं, ऐसी प्लानिंग की जा सकती है 20 साल के लिए? सुमित, मैं तो एक वेल्थ मैनेजर हूँ, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ। तो मुझे मैं तो जब इस प्रोफेशन में आया था तो मुझे तो बहुत क्लियर कट आइडिया था इन फंड्स के बारे में। और यस, मुझे पता था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो एसआईपीज में बहुत अच्छी तरीके से नहीं काम सिद्धार्थ सर, 29 साल का। की उम्र में? हाँ एग्जैक्टली मतलब मेरी मतलब आई मीन अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी उस समय। और मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट्स में, तो इन दैट केस मुझे आइडिया था। इनफैक्ट एट द एज ऑफ 22 ओनली मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, सारी की सारी। एंड ट्रस्ट मी सुमित, जब वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है पोर्टफोलियोज में, तो हम लोग खुद एक अचंभे में पड़ जाते हैं कि अरे अभी तो आपने इतना कॉर्पस लगाया था कि, और वो कंपाउंड होकर 7-8 साल के अंदर इतना बड़ा कॉर्पस कैसे बन गया। तो मैं इन्वेस्टर्स को यही, इनफैक्ट आप लोगों के जो शोज चलते हैं उससे इतना अवेयरनेस आजकल दौड़ गई है कि मैंने देखा है कि आजकल द मोमेंट इन्वेस्टर्स अपनी नई जॉब में आते हैं, सबसे पहले वो अपनी एसआईपी इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये एक बेस्ट तरीका है जहां वो अपने बेफिजूल के खर्चों को रोक सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अपने पैसे को भी ग्रो कर सकते हैं। तो एज फार एज नहीं, मुझे मेरी बात मुझे है तो मुझे सिद्धार्थ सर लगा क्या था कि आपका जवाब आएगा कि 29 साल। मैं तो खुद ही अभी 22 साल का हूं, मैं कैसे 29 साल बोल सकता हूं? लेकिन आपने जवाब उल्टा दे दिया। खैर, अब सिद्धार्थ सर, इनका जो सवाल था, एक तरफ तो इन्होंने बहुत अच्छी एज में स्टार्ट किया है और इनके पास सबसे बड़ी चीज़ टाइम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाजार में।
35 साल 25 साल के लिए ये मैक्सिमम साइड पे और 20 साल के लिए मिनिमम साइड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 35,000 रुपए की एसआईपी अभी से चल रही है। इन्होंने कोई बदलाव ये नहीं पूछा है कि कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा, तो इन्हें आइडिया लग ही जाएगा विद टाइम। लेकिन क्या इनके सारे फंड एलोकेशन सही है, क्योंकि इन्होंने हर कैटेगरी का फंड उठा लिया है बाजार में से? वरुण, मैं आपके जिस पोर्टफोलियो को एक एनालाइज कर पा रहा हूँ, आपके पास एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, ये सारे कॉम्पोजिशंस है। जिस तरीके से हमारे लास्ट व्यूअर का पोर्टफोलियो था, जिसको हम बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कहते हैं, उसी तरीके से ये पोर्टफोलियो भी एक बैलेंस्ड कैटेगरी के पोर्टफोलियो में कंसिडर किया जाएगा, जहां आप देख पाएंगे कि आपका एक चाहे मार्केट्स ऊपर है या नीचे है, ये पोर्टफोलियोज अपने एक निर्धारित तरीके से आपको एक रिटर्न्स जनरेट करके देगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज आप एक बहुत, मैंने तो इनफैक्ट अपने कैलकुलेटर में आपका अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया है कि अगर आप 20 साल के लिए अगर आप अपना एसआईपीज कंटिन्यू करेंगे तो आप ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास अपने पोर्टफोलियो को में देख पाएंगे अमाउंट। और अगर आप 25 साल के लिए करोगे तो 11 करोड़ के आसपास आपका पोर्टफोलियो एक कॉर्पस डेवलप हो जाएगा, अगर मैं 15% भी आपके पोर्टफोलियो का एक सालाना रिटर्न देखूं। सो आई वुड से वरुण, कीप इट अप। ये जिस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो चला रहे हैं, मेक श्योर कि अगर जब भी मार्केट्स के अंदर एक वॉलेटिलिटी के आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखें, आप उन वॉलेटाइल सिचुएशंस को अपने पोर्टफोलियोज में थ्रू एडिशनल परचेज कैप्चर करें और अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू करें। यू विल फाइंड कि आपके पोर्टफोलियो में एक सब्सटैंशियल इंपैक्ट आ जाएगा 3 से 4 साल के अंदर। तो वरुण जी, बढ़िया पोर्टफोलियो आपने बनाया है, मोहर भी लग गई है सिद्धार्थ जी की तरफ से आपके पोर्टफोलियो में, और आप कंटिन्यू करिए। सबसे अच्छी चीज़ यही कि आपने बहुत सही समय पर बहुत बढ़िया चुनाव किया चीज़ों का, और आप इसी को कंटिन्यू करिए। आपका कॉर्पस भी अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा है, बैलेंस से बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। सेजल राउत जी ने एक सवाल भेजा है। इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप का एक फंड है और पीपीएफसी यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी है, बंधन का लार्ज कैप भी है। सो एक स्मॉल कैप हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक लार्ज कैप हो गया। तीनों में 1500 रुपये की एसआईपी कर रही हैं सो फार। ये एक मल्टी कैप फंड ऐड करना चाहती हैं। क्या निपॉन इंडिया का मल्टी कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी कैप, आपके हिसाब से कौन सा बेटर है? और दूसरा, इनके पोर्टफोलियो में कोई भी लार्ज कैप नहीं है, सो वहाँ पर क्या फ्लेक्सी कैप इज इनफ या और इन्हें कोई चेंज की ज़रूरत है? देखिए सुमित, ये जो पोर्टफोलियो में अगर कोई भी अगर फ्लेक्सी कैप ऐड करना चाहते हैं, तो दोनों ही जो फ्लेक्सी कैप्स हैं, दे आर गुड फ्लेक्सी कैप्स, और आप ये किसी का भी चयन कर सकते हैं। क्योंकि फ्लेक्सी कैप का जो एक कॉम्पोजिशन होता है या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो ये होता है कि फंड मैनेजर इस अपने फ्लेक्सी कैप को किसी भी कैटेगरी के अंदर 0 to 100% मूव करा सकता है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो। ऐसा जनरली देखा गया है कि 72% ऑफ द पोर्टफोलियोज जो फ्लेक्सी कैप के अंदर होते हैं, वो लार्ज कैप बायस्ड होते हैं। तो मैं सेजल जी को मैं यही एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी फ्लेक्सी कैप जिसके परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, अगर आप उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे, आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज उसके अंदर एक लार्ज कैप कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि फंड मैनेजर का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा उस पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। सो सेजल जी, आप एक फ्लेक्सी कैप आप ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो हाईली ओवरली स्टेबल जोन के अंदर चला जाएगा। तो आप मल्टी कैप जो चुने हैं आपने दोनों, उन दोनों मल्टी कैप में कोई इशू नहीं है, आप पैसा डाल सकते हैं वहाँ पर और आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही विकल्प अच्छे हैं। राजेंद्र कोहली जी का एक सवाल आया है। 38 साल इनकी उम्र है, करीब 15 साल का इनका टाइम फ्रेम है। इनके पास एसबीआई का कॉन्ट्रा में ये 8,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। एसबीआई के पीएसयू फंड में करीब करीब 5,000 की एसआईपी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपये की एसआईपी है। मोतीलाल मिड कैप में करीब करीब 12,000 रुपये की एसआईपी है। निपॉन स्मॉल कैप में 6,000 की एसआईपी है। इन्होंने 11,000 रुपये पर मंथ की एक सुकन्या स्कीम में भी करीब करीब डाल रहे हैं। लक्ष्य इनका 5 करोड़ का है। 41,000 रुपये की एसआईपी है। 7 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है और इनका जो टाइम फ्रेम है वो 15 साल है। सो क्या कहते हैं आप, पहले तो ये 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अभी की इनकी एसआईपी के हिसाब से? दूसरा, एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन है सिद्धार्थ सर यहाँ पर कि इन्होंने एसबीआई में पीएसयू फंड ले रखा है जो कि एक सेक्टोरल फंड है। सो यहाँ पर क्या करना चाहिए इन्हें? तो मैं देखिए, जब भी कोई भी आप सेक्टोरल फंड्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेते हैं, तो इन्वेस्टर को ये बहुत क्लियर कट डिफाइंड एक धारणा अपने अंदर रख लेनी चाहिए कि ये जो फंड्स होते हैं ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं।
बिकॉज सेक्टोरल फंड्स एक नॉर्मल इंडेक्स की तरह बिहेव नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल जो पीएसयू की जो लहर है वो पिछले 2 या 3 साल के अंदर, बिकॉज जनरली वैल्यू स्टॉक्स होते हैं पीएसयू के अंदर, तो वो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने देखा, या अगर आप उसको मार्केट्स को एनालाइज करें तो पीएसयू स्टॉक्स ने बहुत समय तक तो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स ही नहीं दिए थे। तो क्योंकि आपने एक एसआईपी के माध्यम से आप एक अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन अ थीमेटिक फंड, सो आई वुड सजेस्ट राजेंद्र जी दैट यू कैन कंटिन्यू विद दैट। बट एक आपसे सजेशन ये है कि आप ओवरली डाइवर्सिफाई ना हो जाए पीएसयू में टाइम्स टू कम, उसके चकाचौंध को देखकर, रिटर्न्स को देखकर, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स पास्ट रिटर्न्स को देखकर पीएसयू या थीमेटिक फंड्स के अंदर या सेक्टोरल फंड्स के अंदर पैसा लगा देते हैं। उसका जो एक रिजल्ट ये आता है कि जब मार्केट्स या जब सेक्टर परफॉर्म नहीं करता तो उनके पोर्टफोलियो में एक भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो राजेंद्र जी, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपने एक बैलेंस तरीके से एक पीएसयू थीम ली हुई है, जिसको हम सेक्टोरल फंड भी कहते हैं, तो आप उसमें कंटिन्यू रहें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं और आपकी 41,000 की जो एसआईपी है, 15 साल के अंदर आप मोर और लेस 2 करोड़ 70 लाख के आसपास आप एक पैसा, एक रकम इकट्ठा कर लेंगे, जब आपकी कंपाउंडिंग 15% से हो रही है। एंड एट द सेम टाइम जो आपने मुझे 7 लाख रुपए का एक निर्धारित एक कोष आपने बता दिया है जो एक जमा हो चुका है, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल के अंदर ये जो आपका जो एक रकम है वो मोर और लेस 56 लाख 57 लाख का एक जमा राशि हो जाएगी। तो 2.77 लाख 2.77 करोड़ प्लस 57 लाख, आपको अभी भी कुछ स्टेप अप एसआईपीज, अपनी एसआईपीज को स्टेप अप करना पड़ेगा, सो दैट आप 5 करोड़ का जो आपका एक लक्ष्य है आप उसको अवेल कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि आप हर साल आप अपनी 5% से या 10% से आप अपनी जो एसआईपीज है उनको इंक्रीज करें, और अपने जो एक गोल जो आपने बनाया हुआ है 15 ईयर्स में 5 करोड़ का जो कॉर्पस जनरेट करने के लिए, वो आपको दिखेगा अपने सामने। तो आपको राय दी गई है। सिद्धार्थ सर, एक चीज और देखना, ये हर फंड में 4 सवाल आए हैं, चारों के चारों में, इनफैक्ट 5वां सवाल जो मैं पढ़ूंगा आगे उसमें भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप सब में है। ये तो यू नो इट्स अ बाइबल, आप यही समझ तो लो कि हर एक्चुअली हर फंड में हर आदमी के पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, बाइबल जैसी सिचुएशन क्यों है देखिए इसकी? सुमित, मैं बताना चाहूंगा, हालांकि मैं किसी फंड को लेकर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज रेगुलेशंस हमें अलाउ नहीं करते हैं ज्यादा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब जनरली जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं वो पास्ट रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ फंड्स के पास्ट रिटर्न्स जो है वो एक्सेप्शनली बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज वर्क कर गई, उनका कैश का जो कॉम्पोजिशन है वो वर्क कर गया। तो उस केस में इन्वेस्टर्स ने देखा कि कुछ फंड्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है उसमें उनको पैसा लगाना चाहिए। तो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच हम देख पा रहे हैं कि होमोजीनियसली कुछ फंड्स इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में काफी कंसिस्टेंटली देखे गए हैं। इनफैक्ट बात सही है कि अब हर रोज एक सवाल आता है और उसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। सैकत मैती साहब का एक सवाल आया है, ये लमसम करने के इच्छुक हैं 30,000 रुपये के आसपास के, और इनका 18 साल का एक टाइम फ्रेम है। ये पूछ रहे हैं कि पहले तो कौन सा फंड इनके लिए बेस्ट रहेगा, 1। दूसरा, पीपीएफ वर्सेस आईसीआईसीआई ब्लू चिप वर्सेस मोतीलाल मिड कैप, ये 3 फंड पे इक्वली डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दें तो कैसा रहेगा, ये इनका एक सवाल है। पीपीएफ मतलब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप अगेन। तो एक मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज कैप है, 3 फंड इन्होंने चुने हैं अलग अलग एएमसी के। या तो इनमें डिवाइड कर दे 10-10 हज़ार रुपये 18 साल के लिए, ये कैसा रहेगा, या क्या करें? सुमित देखिए, देर आर टू वेज ऑफ हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम। ये मैं इन्वेस्टर को ये भी सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर वो एक ही अमाउंट को, लमसम अमाउंट को 30,000 अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सेकंड जी आप एक मल्टी एसेट एक कैटेगरी भी ले सकते हैं। क्या होता है, मार्केट्स अपने वॉलेटाइल फेज में जब गुजरता है तो उस केस में मल्टी एसेट जैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ऑफ सेक्टर्स होते हैं या कैटेगरीज होती हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, सिल्वर, डेट, वो आपके पोर्टफोलियोज को काफी स्टेबल रखते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप 10-10 हजार 3 फंड्स के अंदर भी डालेंगे और लेट से अगर यहाँ से मार्केट ज्यादा करेक्ट हो गई तो आप देखेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक नेगेटिव जोन में ट्रेड करेगा कुछ महीनों के लिए। तो उस सिचुएशन से अगर आपको बचना है तो या तो आप एसआईपीज के माध्यम से जाएं, जो आई थिंक आपका इस समय
आपका आपने डिटरमाइन नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्ट करें, एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसको भी बोलते हैं, सो दैट आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी एंड एट द सेम टाइम आप एक डिसेंट रिटर्न्स को भी जनरेट करवा पाएंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर।